चलिए, अभी तक हमने पढ़ा था फोटोसिंथेसिस के बारे में, ठीक है। पूरी प्रोसेस उसकी कैसे रिएक्शन होती है, कैसे सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करके उसे केमिकल एनर्जी के फॉर्म में चेंज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था अबाउट द साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस विच आर क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का पूरा स्ट्रक्चर डिस्कस किया था। आई होप आपको फोटोसिंथेसिस का बिल्कुल बेसिक समझ में आ गया होगा हमारे लास्ट वीडियो में, ठीक है। यहाँ हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। हम सभी जानते हैं कि अगर किसी प्रोसेस को कंडक्ट कराना है तो उसके लिए कोई जगह होनी चाहिए, कुछ चीजें होनी चाहिए और कुछ रॉ मटेरियल्स भी होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए उन रॉ मटेरियल्स के बारे में जिसके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, ठीक है। और आप रॉ मटेरियल्स को यानी फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। जब मैंने आपको सबसे पहला फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्कस किया था, मैंने आपको एक रिएक्शन बताई थी और आपसे बोला भी था, आप इसे नोट भी कर सकते हैं। उस रिएक्शन में जो रिएक्टेंट के साइड पर होंगे वो ही आपके रॉ मटेरियल्स होंगे और जो प्रोडक्ट होगा वो फाइनल रिजल्ट होगा, ठीक है। यानी जो आपके इस साइड पर जो भी आपके चीजें आपको दिख रही थी, रिएक्टेंट्स जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है। किसी भी रिएक्शन के लेफ्ट हैंड साइड पर होने वाली चीजें हमेशा रिएक्टेंट होती हैं, वही राइट हैंड साइड पर मिलने वाली चीजें हमेशा फाइनल प्रोडक्ट होती है, ठीक है। तो रिएक्टेंट्स को ही हम किसी रिएक्शन का रॉ मटेरियल भी बोल सकते हैं। यहाँ हम उन्हीं रॉ मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, कौन कौन से रॉ मटेरियल्स हैं, कहाँ से मिलते हैं, कहाँ मिलते हैं, क्या इनका यूटिलाइजेशन है, या ये क्या कंट्रीब्यूशन करते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला है आता है आपका फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। हमारी लीव्स जो होती हैं उनमें दो फोटोसिंथेटिक यानी मोस्ट इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स पाए जाते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक तरीके से इनिशिएट करते हैं, ठीक है। यानी अगर सनलाइट की एनर्जी ट्रैप ही नहीं हो पाएगी, है ना, आपको भी पता है कि सनलाइट यहाँ पर कितना मेजर रोल प्ले कर रही है। तो अगर सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करने के लिए कोई भी पिगमेंट अवेलेबल नहीं होगा लीफ में, तो ऑटोमेटिकली आपकी फोटोसिंथेटिक जो प्रोसेस है वो वहीं पर स्टॉप हो जाएगी और आगे फर्दर प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है। तो उन पिगमेंट्स की बात हम कर लेते हैं जो कि है क्लोरोफिल। आपका पहला है क्लोरोफिल और सेकंड है कैरोटीनॉइड्स, राइट। क्लोरोफिल के बारे में हमने लास्ट वीडियो में ही बहुत ही डीपली डिस्कस कर लिया था, बट जिन्होंने वो नहीं देखा है वो देखें। यहां मैं आपको ब्रीफ में फिर से री एक्सप्लेन कर दे रही हूं, ठीक है। What are chlorophylls? These are green color pigments which exactly, trap the sunlight and get changes into it केमिकल फॉर्म, यानी एनर्जी की ही केमिकल फॉर्म में ये सनलाइट एनर्जी को क्या कर देती है, चेंज कर देती है। इन्हें इसीलिए हम इनके इसी प्रोसेस की वजह से, इनके इसी चीजों की वजह से इनको हम फोटो रिसेप्टर्स का भी नाम दे देते हैं। यानी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि व्हाट आर फोटो रिसेप्टर्स इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, या एज अ फोटो रिसेप्टर कौन सा ऑर्गन है फोटोसिंथेसिस का जो काम करता है, तो आप हमेशा आंसर देंगे क्लोरोफिल, ठीक है। फोटो रिसेप्टर्स की तरह काम करते हैं और इनका बेसिक काम है द कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी, ऑलराइट। तो अगर यहाँ पर ये काम क्लोरोफिल ही कर ले रहा है तो कैरोटीनॉइड्स का क्या जरूरत है। एक्चुअली जो ट्रैपिंग ऑफ लाइट एनर्जी है वो कैरोटीनॉइड्स में भी होती है और ये अपनी एनर्जी को ट्रैप करके जो भी ये सनलाइट से मिलती है इन्हें, ये उसे पास ऑन कर देते हैं क्लोरोफिल के पास, ठीक है। तो कैरोटीनॉइड्स को हम एज अ मेन ऑर्गन तो नहीं, बट कैरोटीनॉइड्स को हम एज अ एसेसरी ऑर्गन या एसेसरी पार्ट रख सकते हैं, ठीक है। ये आपके एनसीईआरटी में इसके बारे में नहीं दिया गया है, बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं और आप अच्छे मार्क्स तभी गेन कर सकते हैं जब आप बाकी स्टूडेंट से कुछ पॉइंट्स अलग से इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और अलग से इंक्लूड करने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ भी इंक्लूड कर दें, आपको उस टॉपिक से रिलेटेड मिलता जुलता, यानी आपको बहुत ही ज्यादा डेप्थ में नॉलेज जब होगी तभी आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप अगर फोटोसिंथेसिस के बारे में डिस्क्राइब करें या फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स के बारे में डिस्क्राइब करें तो क्लोरोफिल के साथ साथ अगर आप कैरोटीनॉइड्स भी ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा आपके लिए, ऑलराइट। तो कैरोटीनॉइड्स मेन पार्ट तो नहीं है बट ये एज एसेसरी पार्ट वर्क करता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं। हमारा सेकेंड जो पिगमेंट है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे आप कि प्लांट्स के लिए CO2 क्यों इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये मेन फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करती है। और CO2 ट्रैप कैसे की जाती है। CO2 वही देखिए,
अब आप में से कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि CO2 तो प्लांट बॉडी के अंदर भी होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन उतनी ही CO2 काफी नहीं है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को एक अच्छी तरीके से कंप्लीट कराने के लिए, ठीक है। तो वो CO2 कहां से आती है? वो CO2 आती है हमारे पास से। हम जो CO2 या अदर एनिमल्स जो भी CO2 को एक्सहेल आउट करते हैं, वो सारी CO2 मिल करके पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑफ प्लांट्स, ठीक है। वो CO2 ट्रैप कैसे की जाती है? आपको मैंने बताया था अबाउट स्टोमेटा, और स्टोमेटा के बारे में मैं इस टॉपिक को समझाने के बाद डिस्कस करूंगी, बट मैं थोड़ा सा बता दे रही हूँ। स्टोमेटा जो अपर्चर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जिनका शेप बिल्कुल बीन शेप्ड सेल्स से बना हुआ होता है, विच आर नोन एज गार्ड सेल्स, उनका ही काम होता है हमारे एनवायरमेंट से एयर को ट्रैप करना या एनवायरमेंट में एयर को एक्सक्रीट आउट करना या एक्सहेल आउट करना, ठीक है। तो उन्हीं स्टोमेटल पोर्स के थ्रू जो एनवायरमेंट में CO2 घूम रही होती है, वो प्लांट बॉडी के अंदर एंटर करती है, पार्टिसिपेट करती है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और उसके बाद O2 यानी कि आपकी ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर एज अ वेस्ट मटेरियल प्लांट बॉडी से बाहर की ओर छोड़ दी जाती है। तो उनके लिए तो ये एक लिबरेटेड गैस है जो कि रिएक्शन के एंड में लिबरेट हो रही है, बट हमारे लिए वो क्या है आप सब जानते हैं, मुझे बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। ऑलराइट, तो CO2 परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, नाउ वाटर फैसिलिटेट फोटोसिंथेसिस, ठीक है। क्यों? क्योंकि किसी भी प्रोसेस को करने के लिए सिर्फ कुछ मेन चीजें ही नहीं चाहिए होती है, कुछ एसेसरी मिनरल्स या एसेसरी पिगमेंट्स की भी नीड होती है, ठीक है। क्योंकि ये सारी प्रोसेसेस जो हम पढ़ रहे हैं, ये बहुत ही जितनी सिंपलर आपको दिख रही है उतनी सिंपलर होती नहीं है। ऑलराइट, ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेसेस है, क्योंकि अल्टीमेटली इस पे पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, ठीक है। अगर प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं होंगे, क्या आप हम लोगों की लाइफ इमेजिन कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर ग्रीन प्लांट्स नहीं है तो ग्रीन प्लांट्स को खाने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है, फिर उनको खाने वाले ऑर्गेनिजम्स नहीं है ना। तो अल्टीमेटली अगर हम किसी चीज के बेस को ही तोड़ देंगे, ठीक है, तो आगे आने वाले जो उनके ऊपर जो डिपेंडेंट है वो तो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएंगे। ऑलराइट, तो ये सारी प्रोसेसेस में कोई एक पिगमेंट आप ये नहीं बोल सकते कि सिर्फ वही पिगमेंट पूरा का पूरा प्रोसेस कर रहा है। बहुत सारे पिगमेंट्स, एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं जो इनमें इन्वॉल्व होते हैं। तो वैसे मिनरल्स को लेने के लिए वाटर की नीड पड़ती है। क्यों नीड पड़ती है? आप सब जानते हैं कि वाटर एब्जॉर्ब किया जाता है थ्रू रूट्स ऑफ द प्लांट्स, और उन रूट्स में पानी के साथ साथ उनमें ही ऑलरेडी जो मिक्स रहते हैं कुछ मिनरल्स, वो भी प्लांट बॉडी के अंदर एंटर कर जाते हैं थ्रू जाइलम टिश्यू, क्योंकि जाइलम का काम है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। ऑलराइट, और वो मिनरल्स आ करके फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फैसिलिटेट करने का काम करते हैं, ठीक है। नाउ द लास्ट वन इज सनलाइट। सनलाइट ही एग्जैक्टली इसी की एनर्जी को ट्रैप करके तो एटीपी का प्रोडक्शन होता है। तो अगर सनलाइट ही नहीं होगा तो एटीपी का प्रोडक्शन नहीं होगा, और अल्टीमेटली फोटोसिंथेसिस का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्लांट में कंडक्ट कराई जाती है उनका खुद का खाना बनाने के लिए या खुद का फूड बनाने के लिए। फूड बनाने से मतलब है एटीपी प्रोड्यूस करने के लिए, और अगर एटीपी ही प्रोड्यूस नहीं होगी तो फोटोसिंथेसिस इज अ यू नो ओके, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, क्लोरोफिल एंड कैरोटेनॉइड्स, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, these four elements are must to conduct the process of photosynthesis. चलिए, आफ्टर द रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस हम बात करेंगे एक लास्ट स्ट्रक्चर के बारे में जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द कंप्लीशन ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है। जैसे हमने क्लोरोप्लास्ट पढ़ा था, ठीक है, कुछ वैसा ही मिलता जुलता एक ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर हमारी लीव्स में प्रेजेंट होता है जिसे हम स्टोमेटा कहते हैं। स्टोमेटा क्यों इतना इंपॉर्टेंट होता है? स्टोमेटा इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी आपने रिक्वायरमेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में पढ़ा कि कार्बन डाइऑक्साइड कितना मेजर रोल प्ले करती है फोटोसिंथेसिस को कंडक्ट कराने में, ठीक है। और मैंने आपको वहीं पर बताया कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी एनवायरमेंट में प्रेजेंट है वो डायरेक्टली प्लांट बॉडी में एंटर नहीं करेगी। उसके लिए एक स्पेशल अपर्चर्स प्रेजेंट होते हैं लीव्स में जिन्हें कि हम स्टोमेटा बोलते हैं या स्टोमेटल पोर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इन्हीं स्टोमेटा के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे।
जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, आपको बहुत बड़े दिख रहे हैं, बट अगर हम लीव्स के अंदर ये बहुत ही माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होते हैं, टाइनी पोर लाइक स्ट्रक्चर देखने को हमें मिलते हैं, जिन्हें हम स्टोमेटा बोलते हैं। तो दीज आर टाइनी पोर्स ऑन सरफेस ऑफ द लीव्स, बिल्कुल सरफेस पे पाए जाएंगे, क्योंकि अगर CO2 को एब्जॉर्ब करना है और अगर ये लीव के बैक साइड होंगे या लीव के मिड में होंगे तो ये उतना एफिशिएंटली CO2 का एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सेकेंड, टू बीन शेप्ड गार्ड सेल्स आपको देखने को मिल रही है यहाँ पर, दो किडनी शेप्ड हम इन्हें बोल सकते हैं या दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स बोल सकते हैं, जो कि रेगुलेशन ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करती हैं। ऑलराइट, टू बीन शेप्ड सेल्स जिन्हें कि हम क्या बोलते हैं, गार्ड सेल्स। एक्चुअली स्टोमेटा की पूरी फंक्शनिंग अल्टीमेटली डिपेंड होती है गार्ड सेल्स पे, क्योंकि हम आगे जानेंगे ऐसा क्यों होता है। रेगुलेट्स दी ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। नाउ गार्ड सेल्स आर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। गार्ड सेल में दो मेम्ब्रेन्स पाई जाती हैं। इसकी इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो काफी थिक होती है और आउटर मेम्ब्रेन काफी थिन होती है, यानी कि एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है हमारा स्टोमेटा, ठीक है। Now, swelling causes opening and shrinking causes closing of stomata. इस लाइन का मतलब आप सबको समझ में ही आ गया होगा। जब जो आपको दो बीन शेप्ड गार्ड सेल्स दिख रही हैं, जब ये स्वेल हो जाती है यानी इनमें सूजन आ जाती है, तब ये स्टोमेटा की ओपनिंग को फैसिलिटेट करेंगी, और जब ये श्रिंक हो जाएंगी तो अल्टीमेटली आप जानते ही हैं कि जब कोई चीज श्रिंक कर जाती है या बहुत ही साइज में अपनी छोटी हो जाती है तो उसके जितने भी ओपन पोर्स होते हैं वो क्लोज हो जाएंगे अपने आप ही। वैसे ही जब स्टोमेटा की एक गार्ड सेल्स या बीन शेप्ड सेल्स जो होती हैं वो अपने आप को श्रिंक कर लेती हैं, मींस स्टोमेटल पोर्स अब क्लोज हो चुके हैं। और ऐसा कब होता है? फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है, जबकि फोटोसिंथेसिस नहीं होती है। मैंने आपको बताया था प्लांट बॉडी में दो बहुत ही स्पेशल या इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस होती हैं। पहली है आपकी द फर्स्ट वन इज फोटोसिंथेसिस, जिसका इंपॉर्टेंस हम बहुत देर से डिस्कस करते आ रहे हैं। एंड द नेक्स्ट वन इज रेस्पिरेशन, क्योंकि ये दोनों प्रोसेस कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन से कोरिलेट करती हैं। और आपको पता है किसी भी बॉडी को एक सर्वाइवल के लिए सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो क्या है? न्यूट्रिशन है। ऑलराइट, तो ये दोनों प्रोसेस अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं इन प्लांट लाइफ, जिसमें से कि फोटोसिंथेसिस के लिए मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये ऐसी प्रोसेस है जो सिर्फ और सिर्फ डे टाइम पर होती है, और रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो डे और नाइट दोनों समय पर होती है, ठीक है। तो आपको पता है हमने फोटोसिंथेसिस में ही पढ़ा है स्टोमेटा। ऑलराइट, तो स्टोमेटा का काम कब होगा? अगर फोटोसिंथेसिस सिर्फ डे टाइम पर हो रही है तो स्टोमेटा का काम सिर्फ डे टाइम पर है। तो नाइट के यानी रात के समय स्टोमेटल सेल्स का ओपन रहने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। तो ये क्या होती है? श्रिंक हो जाती है हमारी गार्ड सेल्स, और वो गार्ड सेल्स श्रिंक होकर के स्टोमेटल पोर्स को क्लोज कर देती हैं, जिससे फर्दर CO2 प्लांट बॉडी में एंटर नहीं कर पाती है। ऑलराइट, आई गेस आई मेड इट वेरी क्लियर। चलिए, आफ्टर स्टोमेटा हमारा पूरा का पूरा ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन खत्म हो चुका था, जिसमें कि हमने पढ़ा अबाउट फोटोसिंथेसिस और बहुत सारे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और बहुत सारे टाइप्स, रिक्वायरमेंट्स, एवरीथिंग हमने पढ़ ली डिटेल में। तो आप सब जानते हैं कि आफ्टर ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या आता है। सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? सेकेंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन आपका है हेट्रोट्रोपिक, ठीक है। ऑटोट्रोपिक में जो भी चीजें होती हैं वो अपना खुद का खाना बनाने में कैपेबल होती है, वहीं हेट्रोट्रोपिक में यहाँ पर जो भी आपको एग्जाम्पल्स दिखेंगे वो कंप्लीटली किस पे डिपेंड होंगे? दूसरे पर डिपेंड होंगे अपने खाने के लिए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन बींग्स, हम किचन में अपना खाना खुद बनाते हैं, बट वो खाना बनाने के लिए रॉ मटेरियल्स हमारे खुद के पास से नहीं आता है, वो हम परचेज करते हैं, और जो हमें उसे सेल करते हैं उनके पास भी कहां से आता है? थ्रू एग्रीकल्चर। अगर हम हर्बीवोर्स हैं तो एग्रीकल्चर, ठीक है। अगर हम वेगन हैं तो एग्रीकल्चर के थ्रू हमारे पास हमारा खाना आएगा। अगर हम नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, तो जो भी फार्म्स वगैरह होते हैं उनके थ्रू हमारे पास खाना आएगा। मींस अल्टीमेटली हम किसी ना किसी पर डिपेंड है अपनी खाने की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, ठीक है।
तो इन सारे इन सारे ऑर्गेनिजम्स को रखा जाता है एक अलग कैटेगरी में, जो कैटेगरी है हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं। उन पार्ट्स के बारे में हमने जब ब्रीफ इंट्रोडक्शन वाला वीडियो बनाया था तो उसमें डिस्कस किया था। ठीक है, और उसी को आज हम डिटेल में बिल्कुल पढ़ेंगे। चलिए, तो देयर आर 4 टाइप ऑफ हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस आर प्रेजेंट। सबसे पहला जो है आपका, इसमें कोई ऐसा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं है, आप इनको आगे पीछे कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। सबसे पहला है, मैंने लिया सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऐसा न्यूट्रिशन जिसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने आसपास के एनवायरमेंट में से किसी सड़ी गली जगह से अपना न्यूट्रिशन ले, एब्जॉर्ब करे, उसके बाद उसको एज अ न्यूट्रिएंट मटेरियल अपने बॉडी को फर्दर ग्रो करने के लिए यूटिलाइज करें। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन का नाम देते हैं। ठीक है, चलिए, सैप्रो मीन्स रॉटन, यानी सैप्रो को मतलब ही क्या होता है? रॉटन। रॉटन मीन्स सड़ा हुआ, यानी सड़ी हुई चीजों से अपने न्यूट्रिशन लेने की प्रोसेस को हम सिंपली बोलते हैं सैप्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं? टेक्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटेरियल्स, यानी सड़े और गले मटेरियल से अपने भोजन को लेते हैं। कैसे लेते हैं? ये जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी वो ऑर्गेनिज्म जो सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को परफॉर्म करते हैं, सच एज मशरूम, सम बैक्टीरिया एंड राइजोपस, ये क्या करते हैं? अपनी बॉडी से कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं। ठीक है, अपनी बॉडी से एंजाइम रिलीज करेंगे जिससे वो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर उनके आसपास है वो इजिली डिसॉल्व हो जाए उसमें, या थोड़ा सिंपलर फॉर्म में हो जाए, जिससे उनको डाइजेस्ट करने में बहुत ज्यादा आसानी हो। ठीक है, तो इन्होंने कुछ एंजाइम रिलीज किए जिससे कि इनकी जो आउटसाइड बॉडी जो थिंग्स थी वो धीरे धीरे करके डाइजेस्ट हो गई, और वो इन्हें अपनी बॉडी के अंदर लेने में थोड़ा सा आसानी हो गई। तो इस तरीके से अपना सैप्रोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को पूरा करते हैं। ठीक है, और इनके एग्जाम्पल्स हैं मशरूम, सम बैक्टीरिया एंड राइजोपस। ऑलराइट, now moving to our next mode of nutrition which is parasitic nutrition। पैरासिटिक न्यूट्रिशन में मैंने आपको पहले भी बताया है, यहाँ 2 टाइप की सेल्स इन्वॉल्व होती हैं या 2 टाइप के ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होते हैं। एक तो मेन ऑर्गेनिज्म होता है जो न्यूट्रिशन दे रहा होता है, और एक पैरासाइट होता है जो कि न्यूट्रिशन उससे ले रहा होता है। जितना भी खर्च हो रहा है, एक तरीके से आप समझ सकते हैं, वो एक होस्ट सेल का हो रहा है, और पैरासिटिक सेल जो है उसका अपना कुछ भी खर्च नहीं हो रहा, उल्टा वो न्यूट्रिशन ले रहा है। ऑलराइट, तो यहां पर पैरासाइट है। पैरासाइट को हम बोल सकते हैं न्यूट्रिशन सकिंग, यानी ये न्यूट्रिशन को सक करता रहता है होस्ट सेल में अटैच होकर के। नाउ द नेक्स्ट सेल इज होस्ट सेल, यानी न्यूट्रिशन गिविंग। होस्ट सेल जो है वो न्यूट्रिशन देती रहती है, वो अपनी मर्जी से नहीं देती है, बट पैरासाइट कहीं ना कहीं जाकर के होस्ट सेल से जबरदस्ती अटैच हो जाता है, जिससे वो उसका न्यूट्रिशन धीरे 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 लेता रहता है। ऑलराइट, तो इसका एग्जाम्पल है एस्केरिस, टेपवर्म, लीस, और इन प्लांट्स कस्कुटा। या कुछ फंजाई भी ऐसे होते हैं प्लांट्स में जो कि पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं। ऑलराइट, नाउ वी आर मूविंग टू अवर नेक्स्ट मोड ऑफ न्यूट्रिशन विच इज सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन मैंने आपको बताया भी था, जब कोई 2 ऑर्गेनिजम्स या 2 प्लांट्स या 2 इंडिविजुअल्स अपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से एक दूसरे को चीजें दे करके वो चीजें जो अगले में नहीं प्रेजेंट है, एक म्यूचुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करते हैं, जिससे दोनों का काम बहुत अच्छे से चलता रहता है। ठीक है, कैसे हम जानेंगे? इसका एग्जाम्पल है लाइकेन्स। जब हम लाइकेन्स की बात करते हैं तो इनमें 2 कॉम्पोनेंट इन्वॉल्व होते हैं जो कि एल्गे एंड फंजाई। ठीक है, मैंने आपको बताया भी था कि जो एल्गे हैं वो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट्स से भरे हुए होते हैं, यानी कि क्लोरोफिल। आप सब जानते हैं, अभी पूरे फोटोसिंथेसिस में हमने यही डिस्कस किया है कि व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो जहां पर क्लोरोफिल पाया जाएगा वहां पर प्लांट अपना खाना बनाने में कैपेबल हो जाते हैं। कुछ वैसा ही यहाँ पर एल्गे के साथ होता है, ये अपना खाना बनाने में कैपेबल हो जाती है। वही जो फंजाई होते हैं दे लैक क्लोरोफिल, वहां पर क्लोरोफिल नहीं होता है, बट अगर उन्हें अपना सर्वाइवल करना है तो खाना तो चाहिए ही चाहिए, तो वो अपने खाने के लिए डिपेंड हो जाते हैं एल्गे पर, और एल्गे अपने रहने की जगह यानी कि शेल्टर के लिए डिपेंड हो जाती है फंजाई पर। ठीक है, तो दोनों इसी तरीके से एक म्यूचुअल रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करते हैं और दोनों का काम
चलता रहता है बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो इसी म्यूचुअल रिलेशनशिप वाले न्यूट्रिशन को हमने नाम दे दिया है सिम्बायोटिक मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसका कि बेस्ट एग्जांपल है आपका लाइकेज। ऑलराइट, नाउ द लास्ट वन इज होलोजोइक। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन सिर्फ और सिर्फ एनिमल्स में पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि एनिमल्स ही ऐसे हैं अभी तक जो सबसे ज्यादा हाईली डेवलप्ड है। ये इसमें बेसिकली होता ये है कि हम बहुत ही कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद उस कॉम्प्लेक्स फूड को डाइजेशन के थ्रू बहुत ही सिंपल से सिंपलर से सिंपलेस्ट फॉर्म में ब्रेक डाउन किया जाता है, और उसके बाद जो चीजें हमें मिलती हैं उनको हमारी बॉडी के न्यूट्रिशन के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल मैंने इसलिए लिखा क्योंकि इसके एग्जाम्पल में आपके जितने भी एनिमल्स हैं वो आ जाएंगे, और एनिमल्स में कहीं ना कहीं ह्यूमन बींग्स भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। और ये जो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये बाकी सबसे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है? अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत ही कॉम्प्लेक्स फूड का इंटेक किया जाता है और फिर उसको बाद में डाइजेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो उनके डाइजेशन करने के लिए ये प्रोसेस काफी कॉम्प्लेक्स हो जाती है, और जिस प्रोसेस को हम 5 सब पार्ट्स में पढ़ते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, और वो 5 सब पार्ट्स क्या हैं? These are ingestion, digestion, absorption, assimilation and excretion, जो कि अभी हम आगे डिटेल में सारी प्रोसेसेस को डिस्कस करेंगे इन ह्यूमन बींग्स का न्यूट्रिशन जब हम डिस्कस करेंगे तो। ऑलराइट, आई होप आपको हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इनके टाइप्स, और टाइप से भी ज्यादा इनके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं अगर इनमें से किसी भी एग्जाम्पल की आपको कैरेक्टरिस्टिक्स पता होंगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में लिख दिया मशरूम। तो अब मशरूम अगर आपने अपने आसपास कभी देखा होगा कि हाँ ये सड़ी गली लकड़ी पर निकलता है, तो ऑब्वियसली ये वहां की चीजों को पहले डाइजेस्ट करता होगा, फिर उनका इंटेक करता होगा, है ना। तो ये सारी कुछ बातें आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली आने लग जाती है। तो अगर आपने उस टॉपिक को कभी पढ़ा भी नहीं है तभी भी आप उन चीजों के बारे में लिख सकते हैं, या अगर उनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो उसको काउंटर कर सकते हैं। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल्स, इसीलिए मैं आपसे बोलती हूँ आप एग्जाम्पल्स ध्यान दीजिए, और उनमें से किसी ऐसे एग्जाम्पल पर और ज्यादा फोकस करिए जिनसे आप फेमिलियर हैं। ठीक है, क्योंकि आप फेमिलियर चीजों की कैरेक्टरिस्टिक्स को बताने में बहुत अच्छे से कैपेबल होते हैं। चलिए, तो आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ बोथ टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, यानी कि ऑटोट्रॉपिक एंड हेटरोट्रॉपिक, अब हमें बात करनी है ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, तो ह्यूमन बींग्स में ये जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, मैंने आपको बताया कि ह्यूमन बींग्स को अगर हम सीधा सीधा समझे तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन करते हैं ये। ठीक है, तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में मैंने आपको 5 उनके स्टेप्स बताए थे जिनके थ्रू होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का कंप्लीशन होता है। तो अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो यहां पर भी हमें उन 5 स्टेप्स को बहुत ही ज्यादा डीपली समझना पड़ेगा। ठीक है, कैसे खाना हमारी बॉडी में जाता है, किन किन ऑर्गन्स में जाकर के वो स्टोर होता है, ठीक है, किन किन ऑर्गन से क्या क्या चीजें आकर के मिक्स होती हैं उस खाने में, जो कि उस खाने को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करती हैं, फिर कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उस बने हुए इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट मटेरियल को एब्जॉर्ब करता है, और कौन से ऐसे ऑर्गन्स हैं जो उन एब्जॉर्ब्ड इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स को बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, ये है आपका एक सिंपल सेंटेंस में डाइजेशन का मैकेनिज्म इन ह्यूमन बीइंग। इसी को अब हम डिटेल में पढ़ेंगे, कौन कौन सी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं इसमें। तो सबसे पहला स्टेप जो मैंने होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में लिखा था दैट वाज इंजेशन। इंजेशन, ठीक है, तो सबसे पहले हम इंजेशन पढ़ेंगे, डाइजेशन पढ़ेंगे, और इसी तरह फिर एब्जॉर्प्शन, देन असिमिलेशन एंड देन इजेशन, और विच इज ऑल्सो नोन एज एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स थ्रू डाइजेस्टिव सिस्टम। आप सब जानते हैं कि अगर किसी भी एनिमल, ऑर्गेनिज्म या प्लांट की बॉडी में अगर डाइजेस्टिव सिस्टम ना हो तो क्या जो भी वो फूड मटेरियल्स ले रहे हैं क्या वो प्रॉपर अमाउंट में एनर्जी रिलीज कर पाएगा? जी नहीं, कभी नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए एक सिस्टम पाया जाता है स्पेशली इन हायर ऑर्गेनिजम्स, जो उन कॉम्प्लेक्स फूड को ब्रेक डाउन करता है और उससे न्यूट्रिशन
लेता है, जो कि बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो उसके लिए एक स्पेशल सिस्टम होता है जिसे हम बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो जो भी न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है ह्यूमन बींग्स में, या अगर हम अदर एनिमल्स की भी बात करें, तो वो पॉसिबल हो पाता है थ्रू द प्रेजेंस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, अब डाइजेस्टिव सिस्टम में कौन से ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं या डाइजेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं? तो उसके लिए ह्यूमन बींग्स में बहुत सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है, और उन ऑर्गन्स को एक साथ मिला करके हम बोल देते हैं एलिमेंट्री कैनाल। ये टर्म आप जरूर याद रखिएगा, क्योंकि हर एक पार्ट का इंडिविजुअली नाम लेने से अच्छा है अगर हम एलिमेंट्री कैनाल बोल देते हैं, तो उनमें डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन्स ऑटोमेटिकली इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारा एलिमेंट्री कैनाल आता है। उसके बाद अब हम आते हैं सीधा कि कौन कौन से ऐसे वेरियस सिस्टम्स हैं जो कि क्या करते हैं, डाइजेशन की प्रोसेस को फैसिलिटेट करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप है आपका इंजेशन। इंजेशन मीन्स इन टेकिंग ऑफ फूड, इन टेकिंग ऑफ फूड। ऑलराइट, इन टेकिंग ऑफ फूड कैसे होता है आप सब जानते हैं। हमारे हाथों की हेल्प से हम जो भी हमारा फूड मटेरियल होता है उसको उठा करके अपने माउथ के अंदर एंटर कराते हैं, जिसे कि हम इन टेकिंग ऑफ फूड कहते हैं। ठीक है, और हमारे माउथ एरिया में एंटर करने के बाद जो हमारा फूड मटेरियल होता है उसमें ऐड होती है क्या, सलाइवरी एमाइलेज, जो कि सलाइवरी ग्लैंड्स के थ्रू सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, और ये जो खाने को एक लार्ज कॉम्प्लेक्स फॉर्म से तोड़ करके उसको मैश करके छोटे टुकड़ों में कर दिया जाता है, वो काम करते हैं हमारे टीथ। अभी हम टीथ का भी डिटेल में स्ट्रक्चर पढ़ेंगे कि कितने टाइप होते हैं टीथ के और कौन से टीथ का क्या वर्क होता है। ठीक है, तो वापस आते हैं। तो हमारे माउथ में प्रेजेंट होते हैं हमारी टंग, लिप्स एंड टीथ। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, हमारे जो भी खाना हमने खाया उसको छोटे छोटे टुकड़ों में चेंज करने का काम करते हैं। लिप्स की वजह से हमारे माउथ के मूवमेंट को हेल्प मिलती है, टीथ उनको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने का काम करता है। वही जो मस्कुलर ऑर्गन आपका टंग प्रेजेंट है, ये आपका जितना ही हेल्प स्पीकिंग में करता है उससे कई ज्यादा हेल्प हमारे खाने को एक से दूसरी तरफ मूविंग में हेल्प करता है। ठीक है, क्योंकि ये मस्कुलर ऑर्गन है और ये अपना मूवमेंट करके खाने को माउथ के चारों तरफ पहुंचाता है, जिससे हर एक जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो जाए। आप देखते होंगे आपके घर में मिक्सर या ग्राइंडर होगा तो उसमें प्लेट्स लगी होती है, उन प्लेट्स का काम है कि हर एक जो भी आप चीज उसमें डाल रहे हैं वो उसके पास तक पहुंचे और वो छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। सेम वैसा ही कुछ काम हमारी टंग करती है, इधर उधर ये मूवमेंट करके हर एक फूड पार्टिकल को टीथ के पास पहुंचाती है, जिससे वो छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट हो सके। ऑलराइट, अब बात आती है सलाइवरी ग्लैंड्स की, यानी सलाइवरी ग्लैंड्स ही हैं जो कि एक एंजाइम रिलीज करती हैं विच इज नोन एज सलाइवरी एमाइलेज, एंड द अदर नेम ऑफ दिस इज टाइलिन। ठीक है, टाइलिन, इसमें पी साइलेंट है, ध्यान दीजिएगा। तो टाइलिन है, तो माउथ में हमारा एक फिजिकली तो फूड पार्टिकल्स को छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करा दिया गया है ना। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि माउथ में हमारी बॉडी का जो डाइजेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाता है? एंड लेट मी टेल यू वन वेरी मच इंपॉर्टेंट थिंग दैट ये क्वेश्चन इस 2020 के यूपीएससी प्री में आ चुका है। ठीक है, कि ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन जो है वो कहां से स्टार्ट होता है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए गए थे, माउथ, स्टमक, ऑलराइट, और 2-3 और ऑप्शंस भी थे, जिसमें से आपका जो ऑप्शन बेस्ट था वो जो आंसर था वो माउथ था। यूपीएससी इज एग्जाम ऑफ आईएएस ऑफिसर। ठीक है, तो उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इन चीजों को ध्यान दीजिएगा। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो भी डाइजेशन है वो हमारे माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है? हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। ठीक है,